दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर जीएस वाले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीडीपी। यानी क्या होता है कि जीडीपी जो है वो देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर जाता है तो उसे जाना जाता है। तो जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा मुद्रास्फीति में से सबसे अधिक किसे लाभ होता है। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्टर मतलब ऋणी, जो ऋणी होते हैं मुद्रास्फीति से उनको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। अगला दिया है, कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। कह रहा भारत में जो गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़वाला समिति। कौन सी? लकड़वाला समिति जो है ये गरीबी रेखा के आकलन के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। तो सन 1957 ईस्वी में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला का नाम क्या था। रुक्मणी देवी अरुणडेल नाम था। क्या नाम था? रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में कौन मानव अधिकार है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में से कौन सा मानव अधिकार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है शिक्षा का अधिकार, दूसरा दिया भोजन का अधिकार, तीसरा दिया सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार, चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। इन चार ऑप्शन में से कह रहा कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। तो महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, बाकी आपका राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार पटेल हो गए, जीवी मावलंकर हो गए, ये सब क्या है, ये सब संविधान सभा के सदस्य थे, जबकि महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना जो है वो भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। यानी जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है नंद वंश का यानी नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो नंद राजवंश का संस्थापक का नाम के पूछ रहा है, इसमें क्या था। तो महापद्मनंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में आया था। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो थे वो किस शासक के दरबार में आए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजमनामा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था। अच्छा क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस जो थे उन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास किया था। तो कह रहा कि किस वर्ष ये किए थे। तो सन 1908 ईस्वी में क्या बोलते हैं, खुदीराम बोस जी जो थे वो मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास किए थे। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई
नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी मतलब आपका तीसरा वाला आंसर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे जिसे मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहरीन। बहरीन जो है उसको मोती द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि ओडर नीस लाइन, क्या दिया है, ओडर नीस लाइन जो है यह किस देश के बीच की सीमा को निर्धारित करता है यानी बताता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो है सीमा को दर्शाता है। क्या नाम है उसका, ओडर नीस लाइन। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, तो नाथपा झाकरी जल परियोजना जो है ये सतलुज नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सतलुज वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य के स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य के स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांडला। कांडला बंदरगाह जो है वो ऐसा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य के स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। अच्छा क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं। पहला दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया झारखंड, चौथा दिया ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला आंसर यहाँ सही हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा एक किशोर लड़कों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। यानी कह रहा है कि केंद्र की ऐसी कौन सी योजना है जिसमें किशोर लड़कों को सशक्त बनाने की बात कही गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सक्षम। सक्षम योजना के तहत केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम है सक्षम। तो सक्षम योजना के तहत किशोर लड़कों को सशक्त बनाने के लिए बनाने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कुंभ मेला 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कुंभ मेला 2018 जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2017 किसने जीता है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2017 किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के हैं और शतरंज खेलते हैं। तो कह रहा कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2017 किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर आपका विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा 27 दिसंबर 2017 के अनुसार किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अधिकतम छक्के दर्ज किए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 27 दिसंबर 2017 के अनुसार किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अधिकतम छक्के दर्ज किए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम एस धोनी। एम एस धोनी जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अधिकतम छक्के दर्ज किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि 2014 यानी 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया, ये एक बुक का नाम है, कह रहा किसके द्वारा लिखी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया, इस बुक के राइटर का नाम पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई जो कि एक न्यूज एंकर हैं, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया, इसके ये राइटर हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त किया है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम। क्या है, सैयद शाहिद हकीम इनका नाम है। तो ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को संगीत के योगदान के लिए यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को संगीत के योगदान के लिए यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई को जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों ने शांति बनाए रखने के लिए अगस्त 2017 में नए 2x2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की स्थापना की है। तो 2017 अगस्त में नए 2x2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की स्थापना किसके बीच हुआ है, भारत और यूएसए के बीच हुआ है। भारत और यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि भारत और उसका कौन सा पड़ोसी देश है जो मिल करके विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति द्वारा पहली बार बाघों की जनगणना कराएंगे यानी करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का पड़ोसी ऐसा कौन सा देश है जो मिल करके विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति द्वारा पहली बार बाघों की जनगणना कराएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी भारत जो है नेपाल के साथ मिलकर ऐसा कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहला दिया है उबंटू, दूसरा दिया है लिनक्स, तीसरा दिया है यूनिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा वाला आंसर यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है। क्वेश्चन दिया है नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है। पहला दिया एंड, दूसरा दिया और, तीसरा दिया नैंड, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल लॉजिक गेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर लॉजिक गेट वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया, कह रहा है एक अपक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक अपक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब दूसरा वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। दूसरा दिया है कि अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के बिल्कुल नहीं होते हैं। तीसरा दिया है कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। कह रहा है कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला और तीसरा किस में दिया है, पहले वाले में दिया है, तो यहाँ पर पहला वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलाइडियल विलयन का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का द्रव, मतलब द्रव का ठोस में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पनीर जो होता है वो द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण होता है। अगला दिया कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है। कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो क्या है, तो ये द्विपरमाणुक होता है। क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विपरमाणुक, मतलब पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण इनमें से कौन होता है ये बताना है आपको। पहला दिया है कि जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखना। तो ये स्वाभाविक है, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना। तो ये भी सही है, सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना और जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल को मुड़ी हुई दिखना, ये दोनों जो है अपवर्तन के कारण है। तीसरा दिया है आकाश का नीला दिखना। तो आकाश का नीला दिखना जो है ये अपवर्तन का कारण नहीं है। तो पहला और दूसरा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पहला और दूसरा किस में दिया हुआ, पहले में दिया है, तो यानी ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला दिया कि जब दो प्रतिरोधों R1 और R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य बोले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब कह रहा कि जब R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या कहलाती है। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो परिघटना होती है क्या होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा कि कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना होता है। क्या होता है, कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो परिघटना होती है वो क्या होती है, तो कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है प्रकाश तरंगे क्या होती हैं। प्रकाश तरंगे जो हैं वो क्या होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग जिसको रिकेट्स भी बोलते हैं वो विटामिन डी की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि उच्छावसान, कह रहा है क्या, उच्छावसान के समय पसलियाँ क्या होती हैं, तो नीचे की ओर गति करती हैं। कह रहा है कि उच्छावसान के समय पसलियाँ क्या होती हैं, तो नीचे की ओर गति करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, नीचे की ओर गति करती हैं। अगला दिया है क्वेश्चन, कह रहा है किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त के प्रति mm³ में औसतन कितने मिलियन
लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा किसी भी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त में प्रति mm³ में औसतन कितने मिलियन लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी भी बोलते हैं, वो कितनी होती हैं? तो 5 से लेकर के 5.5 के बीच में होती है। कितना होता है? 5 से लेकर 5.5 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा किस प्रक्रिया के द्वारा जो टैडपोल होता है वो एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कायांतरण के कारण। कायांतरण बोले तो मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है, कह रहा है प्रदीप्ति होने पर, क्या होने पर? प्रदीप्ति होने पर निम्नलिखित में से कौन सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रदीप्ति होने पर निम्नलिखित में से कौन सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट सेंसिटिव सेल। क्या हो जाएगा? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का बनाता है? अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों, ये बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है दोनों क्या होते हैं? सब मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 1956 में मिनी माता, यहाँ पे गलत दिया है, मिनी माता होता है, मिनी माता रोग जो है वो किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ था? तो 1956 में जो मिनी माता रोग हुआ था, ये कह रहा है कि किस प्रदूषण के कारण हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण। यानी 1956 में जल प्रदूषण के कारण जो है मिनी माता रोग उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे सही उपाय है? अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे सही उपाय है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकलिंग जो होता है, यानी पुनः चक्रण जो होता है वो क्या होता है? वो गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्टों से छुटकारा पाने का सबसे सही उपाय होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है? तो कह रहा है कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके कारण क्या होता है? पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी पत्तियों के झड़ने के दौरान, यानी सभी पत्तियों के झड़ने के दौरान जो पेड़ होता है वो मृत जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टैगा जो है किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जो टैगा है वो किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है। कौन? टैगा जो होता है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का उदाहरण होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जीएस के 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।